हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम क्या लर्न करने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं लैंड, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी यूटिलाइज लैंड। तो लैंड यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और लैंड यूटिलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं इसको समझने के बाद हम ये समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि लैंड को किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि हम लैंड को बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं, डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन कौन से डिफरेंट वेज होते हैं इसके बारे में हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ, इन तीनों को सपोर्ट करता है। प्लांट लाइफ यानी कि नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स, और ह्यूमन लाइफ यानी कि हम, इन सभी को लैंड की जरूरत होती है। तीनों को सपोर्ट करता है लैंड। और इसके अलावा हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहां परफॉर्म करते हैं? हम लैंड पर परफॉर्म करते हैं। सारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम कहीं पर है? लैंड पर है। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के लाइफ को सपोर्ट करता है, और हमारा सारा इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो पूरा लैंड पर डिपेंडेंट है। इसीलिए लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है लैंड के बारे में। वो क्या है? कि लैंड एक फाइनाइट रिसोर्स है, एक इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है। लैंड क्या है? एक फाइनाइट रिसोर्स है, लिमिटेड है। ये इनफाइनाइट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। कैसे कह सकते हैं भाई? हम जानते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है कि अर्थ के सरफेस पर 71% वाटर और सिर्फ 29% लैंड है। मतलब कि फाइनाइट है ना। और ये जो 29% लैंड है, इसको भी हमको बहुत ही केयरफुली, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ यूज करना है। जो भी हमारे पर्पस हो, बहुत सारे हमारे डिफरेंट पर्पस होते हैं ना, इन सारे डिफरेंट पर्पस के लिए हमें कैसे यूज करना है जमीन को? बहुत केयरफुल प्लानिंग करके, नहीं तो प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना है, प्लानिंग करके यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हम कौन कौन से डिफरेंट वेज में लैंड को यूज करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम लैंड को यूटिलाइज किन किन तरीकों से करते हैं। सबसे पहला इसमें आ जाता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम जानते हैं भाई, लैंड जो है ना, हम जानते हैं इंडिया में 23% एरिया जो है इंडिया का लगभग, है ना। टोटल एरिया कितना है हमारा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, है ना। ये हमारा टोटल एरिया है। इस टोटल एरिया में से जो 23% एरिया है इंडिया का, वो फॉरेस्ट की तरह यूज किया जाता है। मतलब देखो, यहां हमें फॉरेस्ट का यूज नहीं समझना है। हमें ये नहीं समझना कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, या ये हमें फर्नीचर के लिए वुड प्रोवाइड करते हैं, या कुछ और। फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझना। अभी हमें ये समझना कि हम लैंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हमने लैंड को कैसे यूज किया? फॉरेस्ट की तरह यूज किया। ठीक, तो 23% तो मैंने इंडिया का बताया। ऐसे ही हम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में समझ सकते हैं कि भैया कितना परसेंट एरिया जो है वो लैंड जो है वो फॉरेस्ट की तरह यूज किया जाता है ना। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यदि इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में समझ में आ जाता है कि अमेज़न फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना हम मर जाएंगे, है ना। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हम फॉरेस्ट की तरह उसका यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वैसे तो देखा जाए तो हम तीन ही डिफरेंट यूज दिखते हैं: फॉरेस्ट, कल्टीवेशन एंड अदर देन कल्टीवेशन। ठीक है, तो जब हम कल्टीवेशन पे आएंगे तो उसकी कैटेगरी में हम फिर फर्दर डिवीजन करते हैं। लेकिन फॉरेस्ट के अलावा जो दूसरी कैटेगरी आती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें हम समझते हैं कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले इसमें आता है बैरन लैंड एंड वेस्टलैंड। हम जानते हैं भैया, ये जो जमीन है ना, ये कल्टीवेशन के लिए यूज हो सकती है, ना फॉरेस्ट के लिए यूज हो सकती है।
हालांकि अब हमने ऐसी बहुत सारी मेथड्स डेवलप कर ली हैं जिसमें हम बहुत सारा पैसा लगा के बैरन लैंड्स को भी कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी करेंगे ना हम इसको, अदरवाइज इतना पैसा क्यों लगाएंगे, है ना। तो ये क्या है, बैरन लैंड्स जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकते। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो ना फॉरेस्ट की तरह यूज़ हो सकता है ना कल्टीवेशन के लिए, जहाँ बिल्डिंग्स बन गई हों, रोड्स बन गई हों, फैक्ट्रीज बन गई हों, रेलवे लाइंस बन गई हों, प्लेटफॉर्म्स बन गए हों, ऐसी सारी जगह हम कल्टीवेशन के लिए या फॉरेस्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना। तो दूसरी कैटेगरी या दूसरा एग्जाम्पल क्या जाता है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, और उसमें हम एग्जाम्पल लिख देंगे ये सारे अपने, ठीक है। तो दो मिल गई, फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी अब यहां से स्टार्ट होती है कल्टीवेशन से रिलेटेड सारी, है ना। तो ये आ जाता है एरिया विच इज अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड है मतलब कल्टीवेशन कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। उसमें सबसे पहला आता है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। हम जानते हैं भाई जानवरों को भी तो खाने के लिए चाहिए, और वो उनको कहां से मिलता है, पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड से मिलता है। यदि हमने इन पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड पर भी खेती कर दी तो ये जानवर कहां जाएंगे, डेफिनेटली फिर ये आपके खेतों में जाएंगे, और आपके खेतों में जो फसल आपने अपने लिए उगाई है वो ये खा जाएंगे, है ना। तो भाई यदि हम चाहते हैं कि जानवर जो हैं वो अपने खेतों में ना घुसें तो कहाँ रहें, वो पैस्चर लैंड्स में रहें, और इसीलिए हम इन पैस्चर लैंड्स पर खेती नहीं करते, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल कि भैया फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो कुछ कुछ पैस्चर लैंड्स जो थे ना उन पर हम खेती करने लगे हैं, और उसके कारण जानवरों को खाने नहीं मिल रहा है, ठीक। लेकिन ये हमारी पहली कैटेगरी है, काय में, अनकल्टिवेटेड लैंड में। दूसरी कैटेगरी क्या आ जाती है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स। हम जानते भैया ये ट्री क्रॉप ग्रुप्स ये होते हैं, सिटीज में हम देखते हैं ना ऐसे कुछ कुछ एरिया होते हैं जहाँ ऐसे पेड़ लगे रहते हैं, लेकिन ना उसको आप फॉरेस्ट नहीं कह सकते, है ना। ये क्या कहलाते हैं, मिसलेनियस मतलब कहीं भी लगे हुए हैं, है ना। तो ये मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स होते हैं जो सिटीज में होते हैं, ठीक। यहां पर आप ऐसा नहीं करोगे कि ये इतना एरिया खत्म कर दिया और यहां पर आपने एक खेत बना लिया, उसको ऐसे ही छोड़ देते ना। आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहां पर आप देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर एक ग्रीन बेल्ट होता है, वहां पर थोड़े बहुत पेड़ लगे होते हैं, और वहां हम खेती भी नहीं करते और वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं करते, उसको एज इट इज छोड़ा जाता है ना। तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, है ना, ये भी अनकल्टिवेटेड है, इस पर भी हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कल्ट्रूएबल वेस्टलैंड। ये क्या होते हैं, ऐसी जमीन जो 5 साल से ज्यादा समय तक खाली पड़ी रहे, है ना, 5 साल से ज्यादा समय तक खाली पड़ी रहे, लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, वो क्या कहलाते हैं, कल्ट्रूएबल वेस्टलैंड। मतलब 5 साल बाद हो सकता है हम उस पर खेती करें, है ना। तो ये 3 कैटेगरीज आ जाती हैं अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये लैंड का यूज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ना फॉरेस्ट की तरह कर रहे हैं, ना एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, ना बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं। उसको हमने छोड़ दिया है कि भैया ग्रेजिंग होनी चाहिए, पेड़ लगे हैं लगे रहने दो, वो भी जरूरी है, और कुछ ऐसा पड़ा हुआ है हिस्सा जिस पे हो सकता है कुछ सालों बाद हम खेती करें, लेकिन अभी हमने उसको खाली छोड़ा। कितने सालों के लिए, कम से कम 5 साल। तो ऐसी जमीन जो 5 से ज्यादा सालों तक लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years, मोर देन 5 years, वो कहलाता है कल्ट्रूएबल वेस्टलैंड, ठीक है। अब यहां से कल्टीवेशन वाले पार्ट पे आ गए, तो नेक्स्ट एक और कैटेगरी होती है लैंड यूज की, वो होती है फैलो लैंड्स। फैलो का मीनिंग ही होता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अब करंट फैलो लैंड क्या होते हैं, जो 1 साल या उससे ज्यादा, 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दिए जाएं। और अदर देन करंट फैलो लैंड क्या होते हैं, जो 1 साल से 5 साल के बीच में, है ना। तो 1 year और 1 year और लेस, तो वो क्या होता है, करंट फैलो लैंड। और अदर देन करंट फैलो लैंड क्या होता है, विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड बिटवीन 1 to 5 years, है ना, बिटवीन 1 to 5 years, वो होता है अदर देन करंट फैलो लैंड। मतलब इन पर हम खेती करेंगे, बहुत ज्यादा लंबे समय तक इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। देखो कल्टीवेशन से ही रिलेटेड है फैलो लैंड्स। फैलो का मीनिंग आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्या,
लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। इससे आपको तीनों डेफिनेशन याद हो जाएंगी, कल्टिवेबल वेस्टलैंड की भी, करंट फैलो लैंड की भी और अदर देन करंट फैलो लैंड की भी। कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होते हैं? विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। करंट फैलो लैंड 1 year और लेस देन 1 year, है ना। सब में कॉमन क्या आ जाएगा? लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ठीक है। लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 year और लेस देन 1 year वो कहलाते हैं करंट फैलो लैंड। लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड बिटवीन 1 to 5 year वो क्या कहलाते हैं? अदर देन करंट फैलो लैंड। एंड लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years वो क्या कहलाते हैं? कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं इसके फाइनल यूज पर, जिसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है भाई? नेट सोन एरिया मतलब वो एरिया जिस पर हम एक्चुअली में खेती कर रहे हैं। क्या होता है ये? टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्चिड्स, ठीक है। टोटल एरिया जिस पर हम क्रॉप्स या फ्रूट्स उगा रहे हैं, हर साल वहां प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर खेती होती रहती है, वो कहलाता है नेट सोन एरिया। अब इसमें एक ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा खेत होता है जिसमें एक बार से ज्यादा बार खेती होती है, तो नेट सोन एरिया में हम उसको काउंट नहीं करते। याद रखना, नेट सोन एरिया का मतलब क्या है? सिर्फ एक बार काउंट करते हैं, ओनली वंस, काउंटेड ओनली वंस। 2 बार काउंट नहीं करेंगे। 2 बार काउंट करके फिर ऐड कर दें तो वो हो जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, वो फिर नेट सोन एरिया नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की भी डेफिनेशन हमको मिल जाएगी। क्या होती है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज इक्वल्स टू नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो हमें अभी लेकिन नेट सोन एरिया पर फोकस करना है, क्योंकि ये वो जमीन है जिस पर हम खेती करते हैं। तो हमने देखो 5 तरीकों से देखा कि हम लैंड का यूज करते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा? फॉरेस्ट। फिर दूसरा क्या देखा? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें हमने एग्जांपल लिए बैरन एंड वेस्टलैंड का। एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड में हमने क्या देखे? सबसे पहला हमने देखा था क्या? परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। दूसरा हमने क्या देखा? मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा? कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक। फिर फोर्थ यूज हमने क्या देखा इसका? फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स में भी हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी, करंट फैलो लैंड एंड अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। और लास्ट नेट सोन एरिया, जिसमें हमने क्या बताया? ये क्या होता है? टोटल एरिया जिस पर हम क्रॉप्स और ऑर्चिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी क्रॉप्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम किन फैक्टर्स के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि हम लैंड का यूज कैसे करेंगे। तो 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिजिकल फैक्टर और दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। तो पहले हम फिजिकल फैक्टर समझते हैं। ये 3 फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि लैंड यूज कैसे करेंगे, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। अब ये टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी का मतलब है कि भाई उस एरिया में किस तरीके से आपको नजर आ रहा है, पहाड़ हैं कि नदियां हैं कि प्लेन है। आसपास ऐसा तो नहीं है कि प्लेन है तो पूरा प्लेन होगा, आसपास कोई छोटी सी हिल भी नहीं होगी, है ना। तो ये टोपोग्राफी होती है कि टोपोग्राफी कैसी है, प्लेन है, अंड्यूलेटिंग है, किस तरीके की टोपोग्राफी है। इससे डिसाइड होगा कि भैया फॉरेस्ट की तरह यूज करें, कि कल्टीवेशन के लिए यूज करें, कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करें। वैसे ही सेम क्लाइमेट के साथ होगा कि किस तरीके का क्लाइमेट है तो रह सकते हैं वहां की नहीं रह सकते, है ना। और वैसे ही सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, फर्टाइल होगी तभी तो वहां पर आप एग्रीकल्चर करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये 3 फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि हम लैंड का यूज कैसे करेंगे। और 3 है फिजिकल फैक्टर्स के बाद, 3 है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट एरिया। एक किलोमीटर स्क्वायर एक एरिया है, उसमें कितने लोग रहते हैं? 200, 300, 400, 500। वहां डेंसिटी कितनी है उसके हिसाब से लैंड यूज डिसाइड होगा कि वहां लोग जो रह रहे हैं वो किस तरीके के लोग रह रहे हैं, वो क्या करते हैं,
वो एग्रीकल्चर करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो इस सब चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड होगा कि लैंड का यूज़ हम कैसे करेंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। जैसे अभी मैंने बताया था कि बैरन लैंड है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्राइबल्स का, और उसमें भी हम देखते हैं ना शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कि भाई कल्चर कैसा है, ट्राइबल हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हो कि परमानेंटली सेटल्ड हो एक ही जगह पर, उसके बेसिस पर भी ये डिसाइड होगा कि हम लैंड का यूज कैसे करेंगे। भाई ट्राइबल्स जो हैं वो तो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होते हैं और वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसका यूज वो फॉरेस्ट के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि लैंड का यूज कैसे होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इन सारे कोर्सेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इन सभी के डिटेल्ड वीडियोस आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।